परिभाषा। ठीक सर, नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वर्तमान में हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है कौन सी यूनिट? जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के अंदर कल हमने इसके हिस्टोरिकल चीजों के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेंडलवाद अथवा अनुवांशिकी से संबंधित परिभाषिक शब्द। कौन कौन से शब्दों का बार बार अनुवांशिकी में प्रयोग होता है उसके बारे में आज अपने विवेचना करेंगे। ठीक है भाई, चलो टॉपिक पे। अनुवांशिकी या मैं कह सकता हूं मेंडलवाद। क्या कह सकता हूं बेटा? मेंडलवाद, मेंडलिज्म। मेंडलिज्म कब स्टार्ट हुआ था? मेंडलवाद कब था बेटा? उसकी खोज का समय क्या था? क्या बोलेंगे अपन? लगभग 1822 से 1884 के मध्य हुआ था। उसके बाद में 16 साल के बीच में कोई भी जेनेटिक्स के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। डायरेक्ट 1900 के अंदर अनुवांशिकता के विभिन्न प्रयोगों का, नियमों का पुनरुत्पादन किया 3 वैज्ञानिकों ने। कितने किया? 3 वैज्ञानिकों ने। पहला कौन सा? कार्ल लॉरेंस। दूसरा कौन सा? ह्यूगो ड्रीव्यू। तीसरा कौन था? एरिक वॉन शेरमार्क। विभिन्न क्षेत्रों से थे, तो उन्होंने अलग अलग पौधों के ऊपर मेंडल के एक्सपेरिमेंट की सत्यता की जांच की कि वास्तव में ऐसा होता है या नहीं होता। तो पहला मेंडलवाद के संबंधित एक क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान पूर्वक देखिए। नाम आएगा कारक। क्या है बेटा ये? कारक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? फैक्टर कहते हैं बेटा। समझो पहले ध्यान से, क्या बोलते हैं बेटा इसे? इसे फैक्टर कहा जाता है। कारक या फैक्टर जो थे ये होते क्या हैं? हम क्या बोलेंगे बेटा? क्या चीज पाई जाती है? क्या होता क्या है ये? अपन क्या बोलेंगे? अपने बोलेंगे वंशागति की। ये वंशागति क्या है बेटा? इकाई है। वंशागति की इकाई है, छोटी इकाई है, जो क्या करती है बेटा? क्या करती हैं? विभिन्न लक्षणों को, विभिन्न लक्षणों को प्रकट करती है। ये लो, विभिन्न लक्षणों को प्रकट करती है। क्या कहलाते हैं बेटा? ये कारक कहलाते हैं। वंशागति की कुछ छोटी इकाई के रूप में प्रयुक्त होते हैं और विभिन्न प्रकार के लक्षणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रकट करने में सहायता करते हैं। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? कारक बोलेंगे। अब इस कारक के ऊपर क्या चली? विवेचना चली। कारक को समझाने के लिए क्या बोला गया कि जो कारक है, कारक को 2 नाम दिए गए। देखो ध्यान से, 2 नाम दिए गए। कारक, इन्हीं कारकों को क्या नाम दिया गया बेटा? जीन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया बेटा? जीन नाम दिया गया। जीन नाम किसने दिया? अपन बोलेंगे जोहानसन। किसने दिया बेटा? जोहानसन ने इसका प्रतिपादन किया। जोहानसन ने जीन के, इसको कारक को जीन कहा। इसको कहा बेटा? कारक को जीन कहा। कारक को फिर एलिमेंट नाम से पुकारा गया। किस नाम से जाना गया बेटा? एलिमेंट। एलिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? अपन तत्व। कारक को एलिमेंट नाम किसने दिया? अपन बोलेंगे मेंडल ने। किसने दिया बेटा? किसने नाम दिया? ये मेंडल ने। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं? मेंडलवाद के दौरान पहला शब्द हमारे पास में आता है कारक। वंशागति की सूक्ष्म इकाई होता है जो विभिन्न लक्षणों को प्रकट करने के लिए जिम्मेदार होता है। कन्फर्म हुआ? इन फैक्टर्स को, इन कारकों को जीन नाम जॉनसन ने दिया, कारक को एलिमेंट नाम मेंडल ने दिया। दोनों ही नाम जो है वो जेट क्वेश्चन के लेवल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आपसे तो भूलना नहीं है। फिर बात आती है कि ये जो कारक थे, अब कारक वंशागति की इकाई के रूप में काम कर रहे हैं, विभिन्न लक्षणों को प्रकट करने के लिए ये सूचक के रूप में काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, कारकों की पहचान हम कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये कारक है या ये डीएनए है? इसको नई प्रजाति में किस रूप में देखा जाएगा? पादपों में इनका गुणात्मक या मात्रात्मक लक्षण किस प्रकार से होगा? उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कारकों को क्या बोला गया? कारकों के लिए संकेत स्टार्ट किए गए। क्या लिखे गए बेटा? कुछ संकेत लिखे गए। ये लो, संकेत दिए गए। संकेत का मतलब क्या होता है? साइन। क्या होता है बेटा? साइन। इसको कहा जाता है संकेत अनुवांशिकी। संकेत अनुवांशिकी।
और संकेत अनुवांशिकी का मतलब क्या है ये भी समझाऊंगा। संकेत किसने दिए, कौन था इसका जनक, अपने बोलेंगे टीएच मॉर्गन। कौन नाम था बेटा इसका, क्या नाम था, टीएच मॉर्गन, ये इसके खोज करता है। इन्होंने संकेत दिए। संकेत कैसे हो सकते हैं, संकेत के बारे में अपन बोलेंगे। यदि कोई लक्षण प्रभावी है, यदि कोई लक्षण बेटा प्रभावी है तो उसके लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, कैपिटल टी बड़े अक्षर का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया बेटा, बड़े अक्षर का प्रयोग किया। और यदि कोई अप्रभावी कारक है हमारे पास में, ये लो बेटा अप्रभावी लक्षण है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, स्मॉल टी से प्रकट करेंगे। कुल मिला के बात ये आती है कि अनुवांशिकी के अंदर प्रभावी लक्षण के लिए कैपिटल शब्द का प्रयोग और अप्रभावी लक्षण के लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग, स्मॉल शब्द का छोटे आकार के जो वर्ड थे उनका इस्तेमाल किया जाता है। इन वर्डों का संकेत के रूप में इस्तेमाल करना सबसे पहले किस बंदे ने सिखाया था, टीएच मॉर्गन ने बताया था। तो संकेत अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, रिपीट कर रहा हूं मैं, अनुवांशिकता के दौरान सर्वप्रथम अध्ययन कर रहे हैं हम कारकों का। कारक फैक्टर, कारक क्या है, वंशागति की सूक्ष्म इकाई है, विभिन्न लक्षणों को प्रकट करने के लिए ये सहायता करते हैं, जिम्मेदार होते हैं। इन्हीं कारकों को जीन नाम किसने दिया, जोहानसन ने दिया। कारकों को एलिमेंट नाम किसने दिया, मेंडल ने दिया। कारकों को संकेत अनुवांशिकी के बारे में इनके लिए जो संकेत प्रकट किए गए, अगर हम लिखेंगे कि कोई पादप लंबा है तो हम लिखेंगे कैपिटल टी। इसका मतलब क्या हुआ, ये संकेत है, किसका संकेत है, प्रभावी लक्षण का संकेत है। और यहाँ प्रभावी लक्षण का मतलब क्या है, लंबा पादप। क्या बोलेंगे बेटा, लंबा पादप। यदि ये बोलना होता हम लिखते स्मॉल टी, क्या लिखते बेटा, स्मॉल टी का प्रयोग करते। तो संकेत अनुवांशिकी के बारे में सर्वप्रथम किस बंदे ने बताया था, टीएच मॉर्गन ने बताया था। पता लग गया, इसने बताया था कि प्रभावी लक्षण के लिए आप कैपिटल शब्द का इस्तेमाल करोगे। किसका प्रयोग करोगे, कैपिटल शब्द का इस्तेमाल करोगे। और अप्रभावी के लिए आप किसका यूज करोगे, स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करोगे। क्लियर बेटा, समझ आ गई है संकेत बायोलॉजी तक, कोई किसी बच्चे को यहाँ पे दिक्कत। नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहा हूं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा, क्या अपन लिखेंगे एलील्स, युग्म विकल्पी। अगला हमारा टॉपिक आ रहा है युग्म विकल्पी, इंग्लिश में कहते हैं एलील, एलील्स कहा जाता है युग्म विकल्पी। ठीक है बेटा, युग्म विकल्पी का जो नामकरण है, जो शब्द के बारे में बताया गया, ये किस बंदे ने बताया बेटा, FW। क्या बोलोगे बेटा, पीछे बातें नहीं करनी, बहुत बार बोल चुका हूं मैं। यही इसके शब्द के खोज करता है, यही कौन है बेटा, इनका नामकरण या शब्द के बारे में जो भी वर्ण कुछ भी आएगा आप क्या लिखोगे, इसकी खोज और नामकरण करने वाला बंदा कौन था, FW बेट्स। क्या कहता है ये, इसकी परिभाषा क्या है युग्म विकल्पी की, युग्म विकल्पी की परिभाषा क्या आएगी, अपने बोलेंगे एक जीन के दो एकांतरित स्वरूप, दो एकांतरित स्वरूप, एक जीन के अथवा किसी जीन के दो एकांतरित स्वरूप समजात गुणसूत्रों के, समजात गुणसूत्रों के समान स्थल पर पाए जाते हैं, स्थल पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं, युग्म विकल्पी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, युग्म विकल्पी कहलाते हैं अथवा एलील कहलाते हैं। कन्फर्म हुआ बेटा, ये हमारा फोर्थ स्टेप है, भूल ना जाना। अब इसका मीनिंग कैसे लिखोगे, कैसे बताओगे कि क्या ये क्या प्रोसीजर पाई जा रही है, सुनो ध्यान से। ये देखो कैपिटल टी, कैपिटल टी, दूसरे पे क्या है बेटा, कैपिटल सॉरी
समझात गुणसूत्रों पर पाए जा रहे हैं ना। स्मॉल टी स्मॉल टी समजात गुणसूत्र कन्फर्म हुआ। इसको अपन क्या बोलेंगे? एलील्स बोलेंगे। परिभाषा कैसी आएगी? किसी एक जीन के दो एकांतरित स्वरूप जो समजात गुणसूत्रों के ऊपर समान स्थलों पर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? युग्म विकल्पी, कारक, समयुग्मजी, विषम युग्मजी या कोई नहीं? युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी को क्या नाम दिया गया है? एलील। एलील अथवा युग्म विकल्पी नामकरण या शब्द का प्रतिपादन कौन किसने दिया था? एफ.डब्ल्यू. बैटसन। हु इज द एफ.डब्ल्यू. बैटसन? क्या कौन है? आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कहते हैं। पादप अनुवांशिकी के पिता कौन है? जंतु अनुवांशिकी के पिता कौन है? मॉर्गन। कौन है? मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन ने सबसे पहले एनिमल्स के अंदर जेनेटिक्स के बारे में बताया था। कौन सा एनिमल लिया था? ड्रोसोफिला फल मक्खी। क्या बोलेंगे? ड्रोसोफिला फल मक्खी। अपने क्या बोलेंगे बेटा? अभी मैंने पीछे क्लास के अंदर चलता हूं मैं थोड़ा सा, ये देखो टी.एच. मॉर्गन के ऊपर हम ऑलरेडी कितने प्रयोग पढ़ चुके हैं? अरे कितने प्रयोग पढ़ चुके हैं? तो 5 प्रयोग वो थे, छठा प्रयोग बेटा ये भी है, ये भी याद रख लेना। ये लो जुड़ गया। ये कोई प्रयोग नहीं था, ये तो बस कॉमन वर्ड दिए थे इस बंदे ने भी। हाँ भाई, प्रभावी लक्षण के लिए आप कैपिटल शब्द का प्रयोग करो और अप्रभावी के लिए आप स्मॉल लेटर का प्रयोग करो। किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा? यहाँ पे क्लियर हुआ क्वेश्चन अपना? चल रहा हूं मैं नेक्स्ट। युग्म विकल्पी के बारे में मैटर क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले पॉइंट पे चल रहा हूं बेटा मैं। 5th पॉइंट पे हेडिंग आती है हमारी लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप अथवा जीन प्रारूप। जीन प्रारूप सुनते जाएं ध्यानपूर्वक, देखते जाएं अच्छी तरीके से। लक्षण प्रारूप का दूसरा नाम क्या है? बोलेंगे समलक्षणी अनुपात। समलक्षणी अनुपात तो अलग से वैसे मैंने नाम जोड़ा है, एक्चुअली में ये समलक्षणी है। तो जीन का क्या होगा? अपन बोलेंगे समजीनी। क्या बोलेंगे बेटा? समजीनी लक्षण या समजीनी अनुपात नाम भी लिख सकते हो। ये लो बेटा, 2 नाम पता लग गए? लगे या नहीं लगे? तीसरा चलते हैं। लक्षण प्रारूप को फिनोटाइप भी कहा जाता है। ये लो बेटा, इसे फिनोटाइप भी कहा जाता है और जीन प्रारूप को जीनोटाइप भी कहा जाता है। जीनोटाइप भी कहा जाता है। याद रखोगे बेटा? नहीं बोलोगे? लक्षण प्रारूप को हिंदी में भी मैं लिख देता हूं भाई, कल को किसी को डाउट ना हो जाए। कोई डाउट? अब इसकी मैं पहचान बताता हूं, इसके वैज्ञानिक को ढूंढने की। क्या बता रहा हूं आपको मैं? इसकी पहचान बताता हूं वैज्ञानिक को ढूंढने की। तो सुने वैज्ञानिक को कैसे ढूंढोगे आप? देखो, जी से जीन, जैसे जीन तो जैसे जॉनसन। सुनोगे बात? फिनोटाइप, जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, फिनोटाइप, जीनोटाइप, क्या बोलेंगे? जॉनसन। क्या बोलोगे? जॉनसन। तो इनके प्रतिपादक, इन शब्दों के प्रतिपादक इनके कौन है बेटा? जोहानसन ने सर्वप्रथम फिनोटाइप या जीनोटाइप, लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप, क्या बोलेंगे? समलक्षणी अनुपात या समजीनी अनुपात, ये समस्त नाम का जनक कौन है? कौन है? जोहानसन है। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? ये शब्द पूरी अनुवांशिकी में बार बार प्रयोग होंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन से ने क्या क्या नाम दिया। तेरा नाम बबलू रखा है तो मम्मी ने रखा है कि पापा ने रखा है ना? ठीक है,
पता लग गया। तो इस प्रकार से ये नाम है लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के बारे में। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पेज के ऊपर, देखो ध्यान से। अभी हमने क्या लिखा था बेटा, सबसे पहला हमने लिखा लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप के उपनाम क्या क्या हैं? सबसे पहले क्या लिखा? फिनोटाइप। फिर क्या नाम लिखा? समलक्षणी। समलक्षणी अनुपात, बेटा बोल दिया समलक्षणी अनुपात, ये लो जी ये भी बोल दिया। तीसरा नाम क्या बोलेंगे? क्या बोलूंगा मैं इसका? बोलो। फिनोटाइप बोल दिया, समलक्षण अनुपात बोल दिया। खोजकर्ता कौन है? नामकरण किसने दिया बेटा? ये हमने लिख दिया भाई, ये किसने है? जॉनसन ने दिया हुआ नाम है। क्या होती है इसकी परिभाषा? क्या लिखेंगे लक्षण प्रारूप के लिए? क्या लिखेंगे? किसी कारक के, क्या बोलेंगे? किसी कारक के का बाह्यतम अकारिकीय स्वरूप, अकारिकीय स्वरूप, केवल बाहरी स्वरूप देखना है आपने, ये इसकी परिभाषा हो गई। किसी कारक का बाह्यतम अकारिकीय स्वरूप, केवल बाहर की संरचना देखनी है। सुनिए पता, देख लिया बेटा? जैसे जैसे मैंने तेरी बाहर की संरचना देखी, लंबे बाल हैं, इतना इसका कद है, बस ऐसा है। भाई तुम जो चीज आप बाहर से देख सकते हो, किसी पौधे को देख के बाहर से क्या बताओगे? आप देख के आप यही बताओगे, अगर उसका कद बिल्कुल छोटा है बोलेंगे शाख, 7-8 फुट का बोलेंगे झाड़ी, और विशाल है तो बोलेंगे वृक्ष। दैट्स इट, इतना ही, केवल बाह्यतम स्वरूप देखना है आपको। तो आपने क्या बोला? इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप कहेंगे, समलक्षणी अनुपात कहेंगे। सेकंड पे चलता हूं बेटा मैं, जीन प्रारूप। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? जीन प्रारूप। क्या क्या नाम है इसके? जीनोटाइप, सबसे पहला जीनोटाइप, फिर समजीनी अनुपात। ये लो मित्रों, समजीनी अनुपात, ये नाम देना बेटा इनके तीनों के। खोजकर्ता कौन है? नामकरण किसने दिया? जॉनसन ने दिया। क्या कहा जाता है इसका? किसी कारक के, किसी कारक का आंतरिक, आंतरिक अनुवांशिक, आंतरिक अनुवांशिक संगठन का स्वरूप अथवा अध्ययन। उसकी आंतरिक अनुवांशिकी संरचनाएं देखनी है आपने, आंतरिक अनुवांशिकी संरचनाएं देखनी है आपने। तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? जीन प्रारूप कहेंगे इसे। किसी भी प्राणी अथवा पादप अथवा सूक्ष्म अथवा बड़े जीव जंतु की आंतरिक अनुवांशिक सूचनाओं का अध्ययन करना। अभी तक मैं तेरे सिर्फ 72 लक्षण देख रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं तेरे अंदर घुस के तेरी प्रत्येक कोशिका में डीएनए कैसा है, तेरा केंद्र कैसा है, तेरे में केंद्र द्रव्य कैसा है, तेरे में गुणसूत्र कितने पाए जा रहे हैं। सुनोगी बात? जैसे मक्का में 20, सुनोगी बात? मानव के अंदर 46, 23 जोड़े, मक्का में 10 जोड़े, मटर पादप के अंदर 7 जोड़ी, 14 गुणसूत्र। बात लगी वाला बेटा? ये है इसकी अनुवांशिक स्ट्रक्चर, आंतरिक गुणों का अध्ययन, आंतरिक लक्षणों का अध्ययन। इसको आप क्या लिख सकते हो? आंतरिक गुण, आंतरिक लक्षण, गुण लक्षण, आपका जीन स्वरूप पूरा, आपका अनुवांशिक पदार्थ की पूरी नॉलेज, अंदर का अध्ययन जो है, उसे क्या बोलोगे? उसे आप बोलोगे जीन प्रारूप, जीनोटाइप, समजीनी अनुपात। दोनों शब्द किसने दिए हुए हैं बेटा? जॉनसन। परिभाषाएं समझ में आई क्या? क्लियर हो गया? समझ आ गई? अगर मैं इस तरीके से बोलूं, इसका कैरेक्टर मैं यूं बोल दूं, हमने बोल दिया कैपिटल डी, कैपिटल डी क्या है? ये लंबा पादप। हमने ये बोल दिया, ये बोल दिया, आपने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? छोटा पादप, बोलेंगे स्मॉल है ये, है ना? बौना है, छोटा, यहाँ क्या लिखेंगे इसके लिए? बौना पादप बोल देंगे। यदि मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दूं, क्या लिखूं मैं? मैंने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, कैपिटल डी, स्मॉल डी।
कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब बताओ ये कौन सा पादप है? कौन सा पादप है? लंबा, शुद्ध लंबा। ये कौन सा है? शुद्ध बौना। ये क्या है? क्या बोलेंगे? संकर लंबे। क्या बोलेंगे? संकर लंबे बोलेंगे। बौना क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि प्रभावी कारक अप्रभावी कारक को व्यक्त नहीं होने देता। समझाइए बात बेटा। प्रभावी गुण ने, अब एक 7 फुट का लंबा जवान है और एक 5 फुट का बच्चा है, तो वो लंबे आदमी के सामने डोमिनेंट हुआ कि नहीं हुआ? अप्रभावी हुआ कि नहीं हुआ? क्या वो उसका मुकाबला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। एक थाप मारेगा, मिट्टी में दबा देगा उसको। क्लियर हुई ना बात? ये तो कहने का मतलब क्या हुआ? प्रभावी कारक जो होता है वो है प्रभावी कारक को व्यक्त नहीं होने देता। ये चीजें कंफर्म याद रखिएगा। तो ये है बेटा जी किसका स्वरूप है? लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के बारे में दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। चलूं आगे, चलते हैं। लिखो इसके बाद में अगली हेडिंग डालो, समयुग्मजी अथवा विषम युग्मजी। समयुग्मजी अथवा विषम युग्मजी। नेक्स्ट की चल रहा हूं मैं, अगली हेडिंग लेके चल रहा हूं। अगला पॉइंट है हमारा ये, हम बोलेंगे समयुग्मजी। देखो ध्यान से, समयुग्मजी और क्या बोल रहे हैं अपन? विषम युग्मजी, युग्मजी। ये लो, समयुग्मजी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। क्या बोलेंगे बेटा? होमोजाइगस। इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगस। इसे बोल दिया हेट्रोजाइगस। अब एक ध्यान दीजिए बात को, समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों ही नाम जो थे किस बंदे ने दिए हैं? इसका प्रतिपादक कौन है? बोलेंगे अपन F.W. बैटसन ने सर्वप्रथम इनके बारे में बताया। इनका नामकरण, इनके खोजकर्ता, इनके शब्द के प्रतिपादक सब कौन है? F.W. बैटसन। समयुग्मजी, देखो ध्यान से, देखो क्या है ये? समान युग्मक नहीं है, युग्मज, युग्मनज है ये, जाइगोट है, युग्मनज है ये, इसका संधि विच्छेद है। इसका क्या बोलेंगे? विषम प्लस युग्मनज। समझ आई बात बेटा? क्लियर हुई है क्या? सुनो ध्यान से, समयुग्मजी किसे कहते हैं, विषम युग्मजी किसे कहते हैं? चलते हैं अपन, चलो ठीक। नंबर 1 पे पहला हमारा टॉपिक आ रहा है समयुग्मजी। इसका मतलब क्या है? परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी? होमोजाइगस का मतलब क्या है? समयुग्मजी का मतलब क्या मतलब आएगा इसका? जैसे कैपिटल टी, जैसे स्मॉल टी, जैसे एक्स एक्स, ठीक है? एक्स वाई क्यों नहीं कह सकता? वो विषम युग्मजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषम युग्मजी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मादा हमेशा क्या होती है? समयुग्मजी होती है। अपन लिख सकते हैं 44 प्लस एक्स एक्स। मादा हमेशा क्या होती है? समयुग्मजी होती है। बात ध्यान देना, क्लियर, भूल मत करना। समयुग्मजी का मीन पता लग गया। अब अपने इसकी परिभाषा में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लिखे बेटा, सबसे पहले मैं आपको इसकी बढ़िया सी शानदार परिभाषा करवाता हूं। इसमें लिखे किसी एक कारक, किसी एक कारक अथवा समान लक्षण एक कारक अथवा समान लक्षण के कारक, समान लक्षण के कारक वाले दो युग्मकों, समान लक्षण
के कारक वाले दो युग्मकों के संयोजन से बना युग्मनज समान युग्मनज कहलाता है या सम युग्मनज कहलाता है। सम युग्मनज कहलाता है। अब देखो क्या लिखा हमने कि समान लक्षणों वाले कितने थे बेटा? दो युग्मकों का क्या हो रहा है बेटा? संयोजन हो रहा है। जैसे मैं क्या बोलूं, जैसे मैं बोल दूं भाई कैपिटल टी क्रॉस कर दिया कैपिटल टी के साथ, दो युग्मक के संयोजन से मतलब दोनों जुड़ गए संयोजन से क्या बनता है बेटा? सम युग्मनज बनता है। सम युग्मनज का मतलब है कैपिटल टी बन गया, स्मॉल टी बन गया, एक्स बन गया। ये लो मैं इसे बोलेंगे सम युग्मनज। और क्या लिखेंगे अगली लाइन? सम युग्मनज के परिवर्तन के पश्चात परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है समयुग्मनजी अलग। क्लियर हुआ क्वेश्चन? क्या बोला जा रहा है? समयुग्मनज का मतलब क्या है? युग्मनज जब भी बनेगा युग्मकों के संयोजन से बनेगा बेटा। और ये युग्मक कैसे होने चाहिए? समान लक्षणों वाले। कैसे होंगे बेटा? ये समान लक्षणों वाले होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? समान लक्षणों वाले होने चाहिए। क्लियर हो गया? हमने लिख दिया कि दो समान लक्षणों वाले, चलो दो पहले लिख दिया, यहाँ पे दो बोल दिया, कोई बात नहीं। आप बोल दो समान लक्षणों वाले दो युग्मक जब आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? समयुग्मनज। और समयुग्मनज के परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? समयुग्मनजी बोलेंगे। ये शब्द लिखाई लाइन प्रश्न के रूप में भी आपके सामने आ सकती है। याद रखोगे बेटा? उदाहरण क्या बोलेंगे इसके लिए? ये उदाहरण पड़े हुए हैं। क्या बोलेंगे इसके लिए? समयुग्मनजी प्रभावी, समयुग्मनजी अप्रभावी, समयुग्मनजी प्रभावी। ये इसके एग्जांपल है। अभी हेडिंग डालता हूं मैं, विषम युग्मजी। लिखो बेटा अपने आप परिभाषा। विषम युग्मजी की परिभाषा लिखो। क्या लिखोगे? यहां क्या लिखा था? अरे क्या लिखा था? इसमें क्या लिखोगे? असमान। लगाओ परिभाषा, लगाओ फटाफट, जल्दी करो। ये लो, असमान लक्षणों वाले दो युग्मकों के संयोजन से, दो युग्मकों के संयोजन से क्या बनता है मित्रों? विषम युग्मनज बनता है। ये लो जी, बन गया विषम युग्मनज। और विषम युग्मनज के परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विषम युग्मनजी कहलाए। एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसके लिए? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या पता? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल। अरे एक मिनट रुको, बेटा। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई। प्रभावी लेके चलना है। ये तो इसको क्या बोलेंगे? दोनों को, इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे प्रभावी विषम युग्मजी। विषम युग्मजी। ये लो जी, ये हो गया प्रभावी विषम युग्मजी। अगर इसको अप्रभावी बनाना हो तो क्या लिखेंगे? कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई। ये लो मित्रों, ये क्या बन गया? इसको बोलेंगे अप्रभावी विषम युग्मनज। विषम युग्मनज।
याद रहेगा। इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, प्रभावी समयुग्मजी, अप्रभावी समयुग्मजी, बस। जल्दी करें, शाबाश। पता लगा बेटा? ये थोड़ा सा मैं रिपीट करूं। रिपीट में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, हमने क्या क्या कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं। हमने पढ़ा पहले कारक, क्या पढ़ा, कारक को जीन नाम किसने दिया, कारक को जीन नाम किसने दिया, जॉनसन ने। एलिमेंट किसने कहा, मेंडल ने। कारकों के लिए संकेत किसने जारी किए, टी.एच. मॉर्गन ने। जंतुओं में मेंडलवाद को लेके आने वाला वैज्ञानिक कौन है, टी.एच. मॉर्गन। जंतुओं में अनुवांशिकी का पिता कौन है, पादपों में अनुवांशिकी का जनक कौन है, बात लगी बेटा। युग्म विकल्पी एलील्स बोलते हैं बेटा। युग्म विकल्पी शब्द का प्रतिपादन या नामकरण किस बंदे ने किया, F.W. बैटसन ने। F.W. बैटसन ने और क्या क्या काम किया, क्या नाम दिया F.W. बैटसन ने, ये पढ़े ना आपके सामने। ये समयुग्मजी विषमयुग्मजी किसकी देन है, F.W. बैटसन की। जॉनसन की देन क्या है, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप, फिनोटाइप, जीनोटाइप। क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात। अंतिम, इस सीरीज का अंतिम पॉइंट लिखो, फिनोकॉपी। आप में से किसी बच्चे ने पहले पूछा था, क्रोमोसोम के बारे में लिखा हुआ था फिनोकॉपी, ठीक है, उसके बारे में लिखो, फिनोकॉपी। अंतिम लाइन, फिनोकॉपी। एक बात बताऊं इसके अंदर बेटा, याद रखना, इसमें दो जीनोटाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बेटा, पहले तो इसको शॉर्ट तरीके से समझो, फिर इसकी परिभाषा दिखाऊंगा आपको। दो जीनोटाइप है, दो जीनोटाइप का मतलब क्या है, दो जीन प्रारूप। क्या है बेटा ये, दो जीन प्रारूप है, दो जीनोटाइप है, ये चीज भूलना मत। लेकिन इनको अलग अलग वातावरण में छोड़ा गया, दो जीनोटाइप को अलग अलग वातावरण में डालने पर, अलग अलग वातावरण में इनको रख दिया। इन दोनों के द्वारा क्या होगा, एक समान लक्षण उत्पन्न होगा, एक समान लक्षण उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, फिनोकॉपी। फिनोकॉपी का मतलब क्या हुआ, एक जीनोटाइप ने दूसरे जीनोटाइप के लक्षण की क्या कर ली, अरे क्या कर ली, कॉपी कर ली, नकल कर ली। क्या बोलेंगे इसको, फिनोकॉपी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रारूपिक तरीके से अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो वो देख लो। लिखो भाई, परिभाषा लिखो इसकी, अच्छी सी परिभाषा लिखो फिनोकॉपी की। लिखो, अलग अलग जीनोटाइप को, अलग अलग जीनोटाइप को या दो विभिन्न जीनोटाइप को, दो विभिन्न जीनोटाइप को, दो विभिन्न जीनोटाइप को, दो विभिन्न कर दो, दो विभिन्न वातावरणों में, विभिन्न वातावरणों में रखने पर, दो विभिन्न वातावरण में रख दिए, क्या होगा, एक समान लक्षण उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है बेटा, एक समान लक्षण उत्पन्न होता है। और एक समान लक्षण उत्पन्न होना क्या कहलाता है बेटा, फिनोकॉपी कहलाता है। तो परिभाषा में क्या लिखा बेटा आपने, यदि अलग अलग जीनोटाइप को अलग अलग वातावरण में रखा जाए तो उनके द्वारा एक समान लक्षण प्रारूप उत्पन्न होता है, उनके द्वारा एक समान लक्षण प्रारूप उत्पन्न होता है, जिसे फिनोकॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फिनोकॉपी कहते हैं। सारे शाब्दिक अर्थ अनुवांशिकी से संबंधित मैंने आपको प्रॉपर तरीके से करवा दिए हैं। अब मेंडल के एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पूर्व हम पढ़ेंगे थोड़ी सी इसकी तकनीक्स, कि मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया था।
सूक्ष्म तकनीकें हैं, छोटी छोटी हैं, प्रश्न आते हैं इसके ऊपर। रिपीटिंग के अंदर थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा हूं कि हमने सबसे पहला पढ़ा फैक्टर। फैक्टर के बारे में हमने दो चीजें पढ़ी, परिकल्पनाएं, एक जीन पढ़ा और एक एलिमेंट पढ़ा। क्या पढ़ा बेटा? एलिमेंट पढ़ा, है ना। इसके बारे में अपन ने जॉनसन ने बताया, यहाँ मेंडल ने बताया। फिर हमने फैक्टरों के लिए क्या पढ़े बेटा? संकेत पढ़े। फिर फैक्टरों के लिए हमने क्या पढ़े? एलील्स पढ़े। क्या पढ़े बेटा? एलील पढ़े, युग्म विकल्पी पढ़े। फिर हमने इसके बारे में क्या अध्ययन किया? हमने पढ़ा फिनोटाइप के बारे में जाना, और फिनोटाइप के अलावा हमने इसके जीनोटाइप के बारे में जाना। कन्फर्म हुआ बेटा? जीनोटाइप पढ़ दिए। फिर हमने क्या पढ़े बेटा? इसकी समयुग्मनजी पढ़ा, समयुग्मनजी के बारे में ध्यान दिया। फिर हमने इसके बारे में विषम के बारे में ध्यान दिया। फिर हमने इसके बारे में किसका अध्ययन किया बेटा? फिनोकॉपी का अध्ययन किया। अति महत्वपूर्ण ये समस्त फैक्टर हैं, समस्त परिकल्पनाएं, समस्त इसके बारे में क्या पूछा जाएगा बेटा? क्या आएगा इसके बारे में? इसके बारे में इनके साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाएगा, इनका नामकरण पूछा जाएगा, शाब्दिक अर्थ पूछा जाएगा, और संबंधित प्रश्न इसके ऊपर से आ सकता है। इसकी डेफिनेशन प्रश्न में चेंज हो सकती है, ध्यान रखना। कन्फर्म? आगे चलता हूं। कुछ टेक्निक्स पढ़ रहे हैं बेटा अपने मेंडल की। देखो, तकनीक, अनुवांशिकी से संबंधित तकनीक के बारे में अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। कोई हंसी का कारण बताएंगे आप मेरे को? नहीं है कारण तो हम समझ लेते हैं, बता देना मेरे को, क्योंकि जब मैं पूछूंगा फिर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तकनीक क्या क्या है? पौधे के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किसको अपन क्या बोलेंगे? विपुंसन। क्या बोलेंगे बेटा? विपुंसन। विपुंसन का मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन, ये लो बेटा, इमेस्कुलेशन, विपुंसन। इसके लिए एक शाब्दिक अर्थ यदि हम प्राणियों में करवाएं तो हम इसको बोलेंगे कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन, या अपन बोलेंगे जनद नाशन। क्या बोलेंगे बेटा? जनद नाशन का एक्सपेरिमेंट करेंगे बेटा। ये लो, याद रखिएगा कि ये दोनों जो नाम है, कैस्ट्रेशन और जनद नाशन, ये बेसिकली किसमें इस्तेमाल किया जाता है? ये नाम एनिमल्स के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है बेटा। ये एनिमल्स में आ गया। जबकि इमेस्कुलेशन और विपुंसन की प्रक्रिया जो होती है, ये किसमें इस्तेमाल की जाती है? अपन बोलेंगे भाई ये प्लांट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, पादपों के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्लियर हुआ? देखो, विपुंसन, विपुंसन का मतलब किसी पादप के पुष्प में पाए जाने वाले प्राकोष को कैंची से काट दिया जाता है। उसमें कौन सा भाग बच जाएगा? केवल नर भाग या मादा भाग? केवल मादा भाग बच जाएगा। नर भाग को क्या बोलते हैं? प्राकोष। मादा को क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे बेटा? वर्तिकाग्र। ठीक है, जायांग कह सकते हो आप। ओके, तो इधर क्या है बेटा? यहाँ पे हमने इसके प्राकोष को हटा दिया, पुंकेसरों को हटा दिया, नर पुष्प को हटा दिया। पशुओं में कैसा होता है? एनिमल्स के अंदर जनन नाशन की प्रक्रिया, प्राणी के वृषणों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। प्राणी के वृषण को, टेस्टिस को क्या कर दिया जाता है? शरीर से अलग कर दिया जाता है। बेसिकली ये प्रयोग आजकल सुअर पालन के अंदर अत्यधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर आप इसको देखते हो, ठीक है, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप इसके बारे में देख सकते हो कैसे छोटी ही उम्र के अंदर, बहुत छोटी उम्र के अंदर जो अपने जो पिग्स वगैरह जो होते हैं, सुअर का जो पालन करते हैं अपन, तो उनके जो टेस्टिस होते हैं उनको शरीर से हटा दिया जाता है। ठीक है, उसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं कैस्ट्रेशन, हिंदी में कहते हैं जनननाशन। वृषणों को काट दिया जाता है। सुनिए बात ध्यान से, जब वृषण काट देंगे तो उन प्राणियों में कभी भी शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया नहीं होगी। बेसिकली ये जो रेसलर होते हैं ना, जो रेसलर होते हैं, ये जो WWF के अंदर, वर्ल्ड वाइड फाइट के अंदर जो खेलते हैं, इनको भी बहुत सारी ऐसी डोजेस या मेडिसिन दी जाती हैं जिनके द्वारा इनका सेक्सुअली बिहेव जो होता है, इनका क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है, जिसके दौरान शरीर में पावर रहने लग जाती है इनकी। तो ये फिर रेसलिंग के अंदर काम आते हैं। या जैसे कई आपने देखा होगा बैलों की दौड़ होती है, बैलों के अंदर एक फाइट होती है, बुल फाइट जिसे बोलते हैं। स्पेन का बहुत बड़ा एक मतलब फेमस त्योहार माना जाता है जहाँ पे बुल फाइट करवाई जाती है।
तो वहां बेसिकली इनके जो जनननाशन की प्रक्रिया हुई होती है। तो जनननाशन कैस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है एनिमल में, और विपुंसन या इमस्कुलेशन शब्द का प्रयोग करोगे आप प्लांट के अंदर। फिर दूसरा शब्द आता है थैलीकरण। क्या बोलते हैं बेटा इसी? थैलीकरण। या अपन क्या कह सकते हैं? बैगिंग। ये लो, बैग बांधना, या बोलेंगे टैगिंग, टैग लगाना। टैगिंग का मतलब क्या होता है? टैग लगा दिया जाता है, टैग लगाना। बैगिंग या थैलीकरण का मतलब क्या होता है? विपुंसित, विपुंसन किए हुए पादप पुष्प पर थैली का प्रयोग किया जाता है। थैली को चढ़ा दिया जाता है ताकि कोई दूसरा परागकण जो है उसके वर्तिकाग्र पर न आ जाए। सुनिए बात ध्यान से। जब हमने, अब सपोज करो कि एक पुष्प है बेटा, मैं डायग्राम बना रहा हूं, सुनते जाइए ध्यान से। मैंने एक डायग्राम बनाया, ये इसके परागकोश है, ये इसका दलपुंज, ये इसके बाह्य दलपुंज, ये फिर दलपुंज, ये बाह्य दलपुंज, ये चित्र बन गया बेटा। ठीक है, ये प्रॉफिट एक पुष्प है। इस पार्ट को बोलेंगे फीमेल पार्ट, इसको बोलेंगे मेल पार्ट। एक पुष्प है। जब किसी पुष्प के अंदर नर व मादा दोनों भाग पाए जाते हैं तो वो पुष्प एक लिंगी कहलाता है कि द्विलिंगी कहलाता है? कैसा कहलाता है बेटा? द्विलिंगी कहलाता है। किसी पुष्प में, अब ये जो पुष्प है ये मान लो बंद है, इसको कहीं से भी हिलाया नहीं गया है, इसमें स्वपरागण होगा कि परपरागण होगा? होगा स्वपरागण। स्वपरागण होगा। स्वपरागण गुण है प्राकृतिक तौर पे पाया जाना है। सपोज करो बेटा, मैंने इन परागकणों को क्या कर दिया? क्या कर दिया? जनननाशन करवाया या विपुंसन करवाया? क्या करवाया? शाबाश, विपुंसन कर दिया। अब ये पौधा द्विलिंगी है कि एक लिंगी है? कैसा पौधा ये? एक लिंगी है। क्या ये स्वपरागण कर पाएगा? अब ये क्या करेगा? कौन से पुष्प से? या तो इसी पादप के किसी दूसरे पुष्प से, या किसी दूसरे पादप के पुष्प के परागकण यहाँ पर आएंगे। सपोज बेटा ये परागकण उड़ते हुए यहाँ आ गए, परागण की प्रक्रिया पूरी हो गई। अगर हमने इनको परागकणों को काट दिया, प्रक्रिया कहलाई विपुंसन। कहीं दूसरे से परागकण लाकर यहाँ पे हमने परागण करवा दिया, पुष्प परागित हो गया, पुष्प में जनन हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या बांध देंगे बेटा? क्या बांध देंगे बेटा? थैलीकरण कर देंगे। ये क्या बांध दिया इसके ऊपर बेटा? थैलीकरण कर दिया। क्यों किया जाता थैलीकरण? सोचो सोचो। अन्यत्र किसी परागण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, जितना हमें परागण करवाना था वो हमने करवा दिया। अब कोई दूसरे परागण इसके ऊपर और ना आ जाए, उनको रोकने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? अवांछित परागकणों का परागण प्रक्रिया में भाग न ले, अवांछित परागकणों के प्रसार को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? थैलीकरण का इस्तेमाल किया जाता है। हो गया। मैं करके सूरतगढ़ चला गया, पंजाब चला गया घूमने के लिए, एक मेरी जगह पे साइंटिस्ट और आ गया, उसे पता ही नहीं है कि इस पौधे के अंदर परागण हो चुका है या नहीं हो चुका। तो मैं जाने से पहले क्या लगा के जाऊंगा? चारों में से बताओ क्या लगा के जाऊंगा? शाबाश, मैं लगाऊंगा इसके ऊपर टैग। ये लो बेटा, मैंने इसके ऊपर टी लगा दी, लग गया टैग। क्लियर हो गया? समझ आ गई बात बेटा? ये है टैगिंग। थैलीकरण, विपुंसन किए हुए पुष्प के ऊपर थैली का प्रयोग होता है। बैगिंग का मतलब क्या है? बैग का मतलब क्या है? बैग का मतलब ये होता है कि जब आप, द्विलिंगी पुष्प है, स्वपरागण का काम हो सकता है, मैंने क्या किया? मैंने इसके बैग के, इसका जो वर्तिकाग्र जो है, कौन सा बेटा? इसका जो वर्तिकाग्र है इसके ऊपर मैंने क्या बांध दिया? अरे मैंने क्या बांध दिया? बैग बांध दिया। अब ये परागण इसके वर्तिकाग्र पर तो जा नहीं सकते, कहां जाएंगे? कहीं और जाएंगे। बैगिंग का इस्तेमाल
बेसिकली किस प्रोसीजर के लिए आप करवा सकते हो? आप एकलिंगी पुष्प के लिए निर्माण करवा सकते हो, सेपरेट नस्ल को प्राप्त करने के लिए करवा सकते हो। बहुत सारी विधियां होती है जिसके अंदर आप बैगिंग का इस्तेमाल करते हो। ये संक्षिप्त है, सामान्य दिमाग में याद रखने वाली चीज है, कोई लिखने की इसको आवश्यकता नहीं है। अगर लिखो तो वैसे सिंपल जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसा आप इसको कर लेना। ये मेंडल की टेक्निक्स कन्फर्म हुआ, समझ आया ध्यान से? आगे मैं चल रहा हूं टॉपिक के अंदर। क्या लिखूंगा मैं कि एक सामान्य द्विलिंगी पुष्प है। कैसा पुष्प है बेटा? सामान्य द्विलिंगी पुष्प है। ये लो बेटा, सामान्य द्विलिंगी पुष्प है, ये भी दिखाई दे रहा। सामान्य द्विलिंगी पुष्प है बेटा हमारे पास, एक द्विलिंगी पुष्प। सामान्य द्विलिंगी पुष्प के अंदर प्राकृतिक तौर पर क्या होगा? अपन क्या बोलेंगे? प्राकृतिक स्तर पर कौन सा परागण पाया जाएगा? क्या बोलेंगे? स्वपरागण पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? स्वपरागण पाया जाता है। ये प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है। कृत्रिम तौर पे आप क्या करवा सकते हो इसके अंदर? कृत्रिम स्तर पे आप इसके अंदर क्या करवा सकते हो? आप इसमें पर परागण भी करवा सकते हो। ठीक है, किसी पुष्प में, द्विलिंगी पुष्प में प्राकृतिक स्तर पर पाया जाने वाला परागण का प्रकार होता है स्वपरागण, और कृत्रिम स्तर के ऊपर पाया जाने वाला परागण का प्रकार है क्या? पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। और मित्रों इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन की प्रक्रिया कहते हैं। अब बात आती है स्वपरागण की परिस्थिति, स्वपरागण की स्थिति कौन सी पीढ़ी के निर्माण में काम आती है, और ये कौन सी पीढ़ी के निर्माण में काम आती है, और ये किस में काम आती है? क्लियर हुई? आगे चलूं? आप सभी ने इतना उतार दिया है? हाँ जी, इसमें कुछ भी लिखने की लोड़ नहीं है, बस ये बताना है कि एक द्विलिंगी पुष्प के अंदर प्राकृतिक स्तर के ऊपर स्वपरागण पाया जाता है, कृत्रिम स्तर के ऊपर इसके अंदर पर परागण पाया जाता है। ठीक है, स्वपरागण की स्थिति जो प्रक्रिया होती है वो एक ही पुष्प के अंदर संपन्न होती है, एक ही पुष्प के अंदर संपन्न होती है बेटा। और ये संबंध जो होता है ये किनके बीच में होता है? एक पादप के दो पुष्पों के मध्य या दो विभिन्न पुष्पों के मध्य। ये कहां संपन्न होगा बेटा? दो पुष्पों के मध्य संपन्न होता है। कोई डाउट? सर पानी भी जमा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट पे चल रहा हूं बेटा मैं। देखो ध्यान से, अब चीज ध्यान देना है। एक होती है बेटा जनक पीढ़ी, सुनते जाओ ध्यानपूर्वक। इसके बाद में आती है F1 पीढ़ी, इसके बाद में आती है F2 पीढ़ी। ओके, इसे कहा जाता है पेरेंटल जनरेशन। इसे कहा जाता है F1 जनरेशन। इसे कहा जाता है F2 जनरेशन। समझ आया? अपने आप में प्रश्न, अपने आप में ऑप्शन आते जाएंगे, देखिए ध्यान। मैं तुमसे पूछूं, आप किस प्रक्रिया का परिणाम, एक्चुअली में ये सॉरी F1, हाँ, ये किस प्रक्रिया का परिणाम आप हालांकि जो मैं शब्द बोल रहा हूं वो केवल एक मैचिंग करने के लिए बोल रहा हूं। मेरे द्वारा ये नाम जो स्वपरागण या पर परागण बोलूंगा ये केवल पादपों में होता है, जंतुओं में परागण नहीं होता, ये बात ध्यान दीजिएगा।
वैसे कि सिंपल बोला जाए, ऐसा शब्द कोई और अपने ले लेंगे, किस प्रक्रिया का परिणाम हो, क्या आप स्वपरागण प्रक्रिया का परिणाम हो कि पर परागण का परिणाम, किसका परिणाम? क्या एक अकेली माता एक बच्चे को जन्म दे सकती है? क्या अकेला एक नर एक बच्चे को जन्म दे सकता है? नहीं दे सकता। तो याद रखिएगा, F1 पीढ़ी जो होती है, जनक पीढ़ी का मतलब क्या है? अपने बोलेंगे जनक ए का क्रॉस जनक बी के साथ। मान लो बेटा यहाँ पे 44 प्लस एक्स, एक्स क्या है बेटा? ये मादा है, क्रॉस करवाना है अपने इसको, 44 प्लस एक्स वाई क्या बोलेंगे बेटा? ये नर है। कोई डाउट, परेशानी किसी को? दोनों जब मिलेंगे, जब दोनों के बीच में क्रॉस होगा, तो ये क्रॉस कौन सा हो रहा है? दो अलग अलग प्राणियों के बीच में हो रहा है। अगर ऐसा एग्जाम्पल अपने पादपों में ले, तो क्या पादपों में स्वपरागण लिखूंगा या पर परागण लिखूंगा? क्या लिखूंगा बेटा? मैं पर परागण लिखूंगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पर परागण, यहां नहीं लिख रहा, मैं ये बोलूंगा F1। अब इसमें क्या बना, क्या बनाएंगे इसके अंदर अपने, क्या बनना चाहिए? क्या क्या बनना चाहिए दोनों के बीच में? अब समित स्वरूप आएगा, एक पीढ़ी बनेगी। या तो बेटा ये 44 प्लस एक्स एक्स लड़की पैदा हो सकती है, या ये 44 प्लस एक्स वाई नर पैदा हो सकता है, ऐसा ही होगा। इस पीढ़ी को बोलेंगे अपन F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे बेटा? F1 जनरेशन। इसी प्रकार जब अपने पादपों में ये प्रक्रिया संपन्न करवाएंगे, F1 जनरेशन जो मिलती है, F1 जो पीढ़ी प्राप्त होती है, वो किसका परिणाम होती है? अरे किसका परिणाम होती है? पर परागण का। याद रखना, बिना पर परागण के F1 पीढ़ी प्राप्त ही नहीं होती। सुन गए बात? क्लियर हो गया? F1 पीढ़ी किसका परिणाम है? पर परागण का। पादपों के लिए एग्जाम्पल मैंने गलत ले लिया, मुझे यहाँ पर पादपों का एग्जाम्पल लेना चाहिए था, मैं पादपों का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपने ये लिख लिया किसी बच्चों ने? नहीं लिखा तो वीडियो में चल रहा है, लिख भी लेना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मैं आपका लेता हूँ एग्जाम्पल, इसमें पादपों का एग्जाम्पल लेते हैं, अपने प्लांट का एग्जाम्पल लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखो कैसे, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, सपोज करो प्लांट के लिए कैपिटल टी स्मॉल डी का हमने एग्जाम्पल लिया। यहाँ हमने एक उतारा कैपिटल टी, यहाँ भी हमने एक उतारा, बोला स्मॉल डी। दोनों के बीच में जब हमने क्रॉस करवाया, हमें क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। इसे क्या बोलेंगे? F1 पीडी बोलेंगे। और F1 पीडी का निर्माण हमेशा कौन सी क्रिया के द्वारा संपन्न होता है? बोलेंगे पर परागण के द्वारा संपन्न होता है। ये मित्रों पर परागण की प्रक्रिया के द्वारा हमें क्या मिल रही है? F1 पीढ़ी मिल रही है। उतारो। हाँ जी, F1 पीढ़ी का निर्माण हमेशा किसके द्वारा होता है बेटा? पर परागण के द्वारा। और F2 पीढ़ी का निर्माण हमेशा किसके द्वारा होता है? स्वपरागण के द्वारा। अति महत्वपूर्ण है, लिख लेना, सेल्फ पॉलिनेशन। लिख देता हूं यहाँ पे मैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी मत बोलना इस क्वेश्चन को। क्लियर हुआ? समझ में आया पूरा? कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं? चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलता हूं। अब लिखते हैं अनुवांशिकी के अंदर ग्रेगोर जोहानसन मेंडल ने क्या किया बेटा? किस पादप का चयन किया था? पादप चयन में किसका लिया?
कौन सा मटर था? उद्यान मटर था बेटा, ये गार्डन पी था, गार्डन पी। कितने जोड़ी लक्षण देखे इसने? 7 जोड़ी लक्षणों का क्या किया? विभेदात्मक अध्ययन किया। 7 जोड़ी लक्षण है, मतलब कितने कैरेक्टर ले लिए इसने? 14। कितने ले लिए बेटा? अब ये मटर पादप के ऊपर कौन कौन से लक्षण लेके चल रहा है उसके बारे में लिखेंगे हम। 2 3 4 5 6 7। कंफर्म? नंबर 1 पे ये 7 कैरेक्टर लिए इस बंदे ने। आप खुद लिखोगे? लिखो, मैं इसको तरीके से क्वेश्चन बेस पे करवाता हूं आपको। लिखो बेटा इसको। ये एक प्रश्न आया हुआ है, उस प्रश्न में क्या पूछा जाएगा, इसका क्रम पूछा जाएगा, किस सीरीज में इसने लिया। इसने अपने उसी सीरीज के अंदर अपने इसको करेंगे बेटा, ठीक है। चलो बेटा इसके अंदर लिखो, सबसे पहला कैरेक्टर लिखो जेनेटिक्स का। हाँ जी, नंबर 1 पे लिखो बेटा। नंबर 1 पे लिखेंगे अपन पादप की, सबसे पहला पादप की लंबाई। क्या बोलेंगे बेटा? ये लो जी, पादप की लंबाई इसने लिया पहला कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर लिया इसने? पहला कैरेक्टर, पादप की लंबाई। नंबर 2 पे चलो, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति। नंबर 3 पे फली की आकृति। फली की आकृति। नंबर 4 पे फली का रंग। फली की आकृति ले ली बेटा, फली का रंग ले लिया, ठीक है। फिर ली इसने बीज की आकृति। बीज की आकृति 5 नंबर पॉइंट हो गया बेटा। छठे पे लिखो बेटा बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग। और अंतिम कर लो बेटा पुष्प का रंग। 7 कैरेक्टर बेटा आपके सामने पड़े हुए हैं। पहला कैरेक्टर रिपीटिंग में मैं लिख रहा हूं बेटा, पादप की लंबाई। सेकंड में अपना आता है पुष्प की स्थिति। तीसरे पे आ रहा है फली की आकृति। चौथी पे आ रहा है फली का रंग, यानी कि फली के बारे में 2 रंग दो कैरेक्टर हो गए। बीज की आकृति, फिर बीज पत्र का रंग, और अंतिम क्या लिया बेटा इसने? पुष्प का रंग लिया। ये 7 वो लक्षण थे। अब इसमें से आपका प्रश्न कैसे आता है, सुने ध्यान से। क्वेश्चन दिया होगा, क्या दिया होगा कि मेंडल द्वारा मटर के पादप के ऊपर निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया, तो क्या आ जाएगा? पादप की लंबाई की जगह पे मैं लिख दूं पादप की चौड़ाई। तो क्या बताओ, पादप की चौड़ाई मेंडल ने मटर के पादप में चयन किया था? नहीं किया। पहला चयन किसका है? पादप की लंबाई का। फिर पुष्प की स्थिति का मतलब क्या है कि पुष्प अक्ष में ऊपर अक्षीय है, शीर्षस्थ है या अक्षीय है, सॉरी शीर्षस्थ है या अक्षीय है, अग्राभिसारी क्रम में है कि तलाभिसारी क्रम में, ये होती है पुष्प की स्थिति। पुष्प का मुख किस तरफ है। फिर आएगी फली की आकृति, फलियां कैसी हैं, फलियां, फली का रंग कैसा है, हरा है कि पीला है। बीज की आकृति कैसी है, बीज गोल है कि झुर्रीदार है। बीज पत्र का रंग सफेद है कि भूरा है कि पीला है कि हरा है। पुष्प का रंग लाल है कि सफेद है, लाल है कि सफेद है, हरा है या सफेद है। किस प्रकार के पुष्प, मटर के पौधे के ऊपर 2 ही प्रकार के रंग के पुष्प लगते हैं, या लाल या, क्लियर हुआ। 7 लक्षणों के लिए मैं एक प्रश्न बना दूंगा कि मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर किस लक्षण को नहीं खोजा। 3 दिए होंगे, चौथा कोई और होगा जिसकी आपको पहचान करनी है। प्रश्न समझ में आया? सेकंड वर्जन प्रश्न में कैसे आएगा, लिखो। सेकंड वर्जन लिखो बेटा।
देखो पहले तीन कैरेक्टर जो है बेटा ये वाले तीन कैरेक्टर, एक दो तीन, बेटा ये गुणसूत्र संख्या चौथे पर पाए जाते हैं। चौथे नंबर गुणसूत्र पे कितने लक्षण है बेटा? अरे बोलो महाराज, तीन लक्षण है। चलो आगे, पांचवें गुणसूत्र के ऊपर एक ही लक्षण है, ये पांचवें गुणसूत्र पर है, एक लक्षण है। छठे के ऊपर लिखो बेटा, छठा तो अपने देना नहीं है अपने को, चौथा पांचवा आ गया अपने पास में। और अब लिखो बेटा आप पहले गुणसूत्र के ऊपर, क्या बोलेंगे, सातवें गुणसूत्र के ऊपर कौन सा लक्षण है बेटा? ये क्रोमोसोम आ गया 7 नंबर, और इसके ऊपर कौन सा लक्षण है? एक लक्षण पाया जा रहा है। सातवें गुणसूत्र के ऊपर कौन सा लक्षण दिखाई देगा? 20 की आकृति दिखाई देगी बेटा, ठीक है बेटा। और गुणसूत्र संख्या 1 के ऊपर ये दोनों कहां आएंगे बेटा? 1 नंबर गुणसूत्र के ऊपर दो लक्षण आ गए बेटा, ये लक्षण याद रखोगे, बोलोगे नहीं? 7 जोड़ी कैरेक्टर के बारे में अध्ययन किया था, ये प्रश्न आया हुआ है। हम यहां लिख रहा हूं मैं बेटा, ये गुणसूत्र कौन सा गुणसूत्र है? ये गुणसूत्र है। 4 नंबर गुणसूत्र के ऊपर कितने लक्षण आ रहे हैं बेटा? अरे कितने लक्षण आ रहे हैं? 3। 5 नंबर गुणसूत्र के ऊपर कितने लक्षण है? सातवें गुणसूत्र के ऊपर कितने लक्षण है? और पहले गुणसूत्र पे कितने लक्षण है? क्वेश्चन आएगा क्या, सुनो ध्यान से। मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर विविधात्मक लक्षणों में मटर के प्रथम गुणसूत्र या मटर का प्रथम गुणसूत्र किन दो लक्षणों की अभिव्यक्ति करता है? बताओ कौन सा करता है, पढ़ के बताओ। बीज पत्र का रंग और पुष्प का रंग, बीज पत्र का रंग और पुष्प का रंग मेंडल ने मटर के पौधे में प्राप्त 14 गुणसूत्रों में पहले गुणसूत्र के बारे में बताया इस बंदे ने कि पहला गुणसूत्र जो है उसके दो ही लक्षण प्रकट करेगा, वो बीज पत्र के रंग के लिए और पुष्प के रंग के लिए। नंबर 2 पे कौन सा आ रहा है बेटा? आगे किस पे जाएंगे? चौथे नंबर क्रोमोसोम के ऊपर क्या पाया जा रहा है? चौथे नंबर गुणसूत्र के ऊपर कितने मिलेंगे बेटा आपको? 3 कैरेक्टर। पांचवें पे मिलेगा केवल 1 कैरेक्टर, सातवें में मिलेगा केवल 1 कैरेक्टर, और पहले क्रोमोसोम के ऊपर कितने मिलेंगे बेटा आपको? 2 लक्षण मिलेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? पूछना किसी ने? मटर के पौधे के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं बेटा? 14 गुणसूत्र है। क्या बोलेंगे? 7 जोड़ी। क्या बोलेंगे बेटा? 7 जोड़ी 14 क्रोमोसोम, और प्रत्येक गुणसूत्र प्रत्येक एक लक्षण की अभिव्यक्ति के लिए आएगा। कंफर्म? समझ आ गया बेटा? ये है एक थोड़ा सा एडवांस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट? ये थी जेनेटिक्स की सामान्य शब्दावली, जिसके ऊपर 80% क्वेश्चन का दारोमदार रहता है। 80% क्वेश्चन आपके यहां से आते हैं। सुन गई बात? छोटा, संक्षिप्त, सरल और आसान तरीका है ये। अभी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर अपन चल रहे हैं। आज का जो नेक्स्ट का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा, हम पढ़ेंगे यहाँ पे मटर पादप के ऊपर मेंडल ने कितने प्रयोग किए। तो क्या लिखूंगा मैं? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट, प्रयोगात्मक अध्ययन पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में। एक्सपेरिमेंट, किसके एक्सपेरिमेंट? मेंडल ने कितने प्रयोग किए, मेंडल ने मटर पादप के ऊपर कितने प्रयोग किए। ये है बेटा मटर पादप, और मटर पादप के ऊपर इस बंदे ने कितने प्रयोग किए थे उसके बारे में विवेचना। कैसे बनाना है इसका ग्राफ, कैसे बनाना है बेटा? देखो ध्यान। 3 प्रयोग। पहला, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। दूसरा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तीसरा,
ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, 3 प्रयोग। इस प्रयोग को हिंदी में क्या बोलेंगे? एकल संकर संकरण। इसे क्या बोलेंगे? द्वि संकर संकरण। इसे क्या बोलेंगे? त्रि संकर संकरण, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। कोई डाउट है भाई किसी को? कोई परेशानी मेरी शब्दावली में, लिखने में, बोलने में? किसी को कोई समझ लगे आपको कि सर तो जापानी भाषा बोल रहे हैं, फिर उसका अपने अनुवाद कर देते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, आगे देखो। अब क्या बताएंगे? देखो, मोनो हाइब्रिड, मोनो मैंने एक, हाइब्रिड मैंने संकर, क्रॉस मैंने संकरण। ये समझ में आई? परिभाषा क्या लिखेंगे? देखो, एक जोड़ी विप्रयासी लक्षणों के मध्य क्रॉस, लक्षणों के मध्य क्रॉस। बस ये परिभाषा है इसकी। इसकी परिभाषा क्या होगी आप बताओ? दो जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस। इसकी परिभाषा क्या होगी? 3 जोड़ी लक्षणों के मध्य क्रॉस। सिंपल सी कहानी। चलो परिभाषा में, दो जोड़ी विप्रयासी लक्षणों के मध्य क्रॉस, मध्य क्रॉस, ये इसकी परिभाषा है। और ये कौन सी आएगी? 3 जोड़ी। मध्य क्रॉस, तीनों की परिभाषाएं हो गई। मोनोहाइब्रिड, एकल संकर संकरण, एक जोड़ी विप्रयासी लक्षणों के मध्य क्रॉस। द्विसंकर संकरण, दो जोड़ी विप्रयासी लक्षणों के मध्य क्रॉस। तीसरा ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, त्रिसंकर संकरण, 3 जोड़ी विप्रयासी लक्षणों के मध्य में क्रॉस आ जाएगा। ओके, अभी चलता हूं मैं, और क्या कह सकता हूं इसको दूसरी सरल भाषा में, और क्या कह सकता हूं? तो हमने ये भी बता दिया, हमने ये भी बता दिया। अब चलता हूं मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, और क्या कह सकता हूं। देखो, एक जोड़ी, एक जोड़ी का मतलब क्या होता है? एक जोड़ी का मतलब क्या होता है? दो। एक कारक के 2 गुण हैं। अब एक जोड़ी कारक, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कैसे निकालूंगा? एक जोड़ी अथवा एक कारक के, सुनो ध्यान से, 2 लक्षणों के मध्य क्रॉस हो रहा है। 2 लक्षणों के मध्य क्रॉस हो रहा है। कैसे होगा? सुनो ध्यान से। मैंने एक कारक लिखा, एग्जांपल देखो बेटा, मैंने लिखा एक कारक। अब एक कारक के रूप में मैंने क्या लिया? मैंने लिया पादप की लंबाई। क्या ली बेटा? अरे बोलो, पादप की लंबाई ले ली। लंबाई किन रूपों में आएगी? एक लंबा पौधा, पौना पौधा। समझ आ गई? तो मैंने क्या लिखा? लंबा पौधा किससे क्रॉस कर रहा है? अरे किससे कर रहा है? पौने पौधे से। सुना? समझ आया? क्या मतलब निकला? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकर संकरण, एक जोड़ी विप्रयासी। विप्रयासी का मतलब क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी।
ये है लंबा, ये है बौना। अब दोनों जो गुण हैं वो कौन से कारक के दो गुण हैं? लंबाई के, रंग के, मोटाई के, या किसी और की? लंबाई की। मैंने बोला लंबाई, आपने बोल दिया कि मेरे सेंटर में 4 बच्चे लंबे हैं, 2 बच्चे बौने हैं। मैंने एक गुण का नाम लिया। क्या लिया बेटा? एक गुण। सिंपल परिभाषा क्या बनेगी? किसी एक गुण के दो लक्षणों के मध्य क्रॉस। तो लंबाई का एक गुण, या तो पौधा लंबा या पौधा बौना। है तो गुण एक ही है ना, दो गुण तो नहीं है। ये एग्जांपल है इसका। ठीक, दूसरे पे चलूं। सभी ने उतार रखा है इतना, सभी ने उतार दिया। चलता हूं मैं दूसरे कैरेक्टर के ऊपर, द्विसंकर संकरण के ऊपर। सुनो ध्यान से, देखो द्विसंकर संकरण बिल्कुल शुद्ध और देसी भाषा में चलेंगे अपन। कैसे लेंगे? इधर देखो ध्यान से। मैंने यहां जो कारक लिया है, मैंने क्या ली है बेटा? पादप की लंबाई। क्या लिया है बेटा मैंने? पादप की लंबाई। मैंने ये कारक कहां से लिया है? आप पढ़े हो पादप की लंबाई। आप अनुवांशिकी में जिस भी शब्द का प्रयोग करोगे इन 7 लक्षणों में ही करोगे। ऐसे नहीं करना मेरी शर्ट का रंग। मैं अनुवांशिकी के 7 चयनित मटर के प्रयोगों के माध्यम में नहीं हूं। मुझे उसी लक्षण का चयन करना है जिस लक्षण को किसने लिया है? मेंडल ने। किसके ऊपर लिया है? समझ आ रही है बात बेटा मेरी? चलता हूं। देखो द्विसंकर संकरण प्रयोग, सिंपल परिभाषा क्या लिखी हमने? देखो दो जोड़ी विप्रयासी लक्षण, दो जोड़ी विप्रयासी लक्षणों के मध्य क्रॉस अपन ने बेटा यही बात बोली है ना। सुनो ध्यान से, सिंपल करता हूं उसको। दो जोड़ी का मतलब क्या है? अब हमने एकल संकर संकरण प्रयोग में कितने गुणों का चयन किया था? यहां कितने गुणों का चयन करेंगे? कितने करेंगे? आ जाओ, 2 गुण। दो कारकों के कितने लक्षण होंगे? 1 2 3 4। कितने लक्षण होंगे? एक कारक के हमेशा कितने गुण होते हैं? 2 कारकों के कितने गुण होंगे? 2 कारकों के 4 लक्षणों के मध्य क्रॉस। सिंपल भाषा में यह भी इसी की परिभाषा। नंबर 2 पे अपने बोलेंगे 2 गुणों के 4 लक्षणों के मध्य क्रॉस लिया बेटा। अब हम 2 गुण कौन कौन से लेके चल रहे हैं? एग्जाम्पल कौन कौन से लेके चल रहे हैं? एग्जाम्पल में हमने पहला गुण क्या लिया है बेटा? पादप की लंबाई ले लिया। पादप की लंबाई में मेरे पास में या तो पादप लंबा है या पादप बौना है। एक लक्षण, एक गुण, 2 लक्षण, एक कारक, 2 लक्षण। अब दूसरा कारक कौन सा लेंगे हम कहां से चयन करेंगे? आप बताओ कहां से चयन? जो आप बोलोगे वही चयन कर दूंगा मैं तो। बताओ मेरे को। सिंपल सा लेंगे अपने पुष्प का रंग ले लेते हैं, आसान रहेगा। तो चलो भी हम पुष्प का रंग लेके चल रहे हैं, क्योंकि पादपों के ऊपर तो पुष्प लगते हैं ना। तो हमने लिया पुष्प का रंग ले लिया। ये हमारा दूसरा गुण ले लिया। पुष्प का रंग कैसा हो सकता है बेटा? बताओ मेरे को। या तो होगा लाल कलर का या होगा सफेद कलर का। समझ आ गई कि नहीं आई? आ गई समझ? क्लियर हो गई? हमने क्या बोला? 2 जोड़ी, 1 2 जोड़ी विप्रयासी लक्षणों के मध्य क्रॉस। 1 2
3 4, ये मिलके क्या बनाएगा, ये मिलके बनाएगा कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर, ये बन गया जनक ए। क्या बन गया, अरे क्या बन गया, ये प्रभावी प्रभावी के साथ में जुड़ गया। ये क्या बनाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, ये लो बेटा, ये बन गया। अरे क्या बन गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी, लग गया बेटा पता। ये द्विसंकर संकरण प्रयोग, दो जोड़ी कारकों के मध्य, एक कारक ये एक कारक ये, एक कारक के दो लक्षण दूसरे कारक के दो लक्षण, तो अपने क्या सीधा क्या आएगा, दो कारकों के कितने लक्षणों के मध्य क्रॉस हो रहा है, ये दो गुणों के कितने लक्षणों के मध्य क्रॉस हो रहा है, ये 4 के मध्य हो रहा है। कोई डाउट है किसी बच्चे को, पहले ये बताओ मेरे को, सरल सिंपल देसी भाषा में पढ़ा रहा हूं आपको मैं, कोई डाउट। अब मेरे हिसाब से तीसरा तो अपने आप ही समझ गए होंगे आप, 3 जोड़ी है, वहां पे हम 3 कारक ले लेंगे, कितने करेक्टर हो जाएंगे उनके, 6 करेक्टर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, एक के 2 हैं, दूसरे के फिर 2 हैं, तीसरे के फिर 2 हैं, 6 हो जाएंगे। लेकिन 3 जोड़ी कारकों का हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस के एनसीईआरटी बोर्ड में 3 या त्रिसंकर संकरण को नहीं पढ़ना है। फिर भी लास्ट में उसका मैं आपको अनुपात बता दूंगा, आपको कोई क्वेश्चन में आ जाए बाई चांस तो आप बोल सकते हो, जेट में तो आएगा नहीं, सीयूटी में आ सकता है, ये गारंटी है, सीयूटी में है ये ट्राई हाइब्रिड लॉजिक आपका। ठीक है बेटा, किसी बच्चे को कोई परेशानी आता, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, नहीं दिक्कत है, चलता हूं वापिस। एकल संकर संकरण की चर्चा चल रही थी हमारे पहले एक्सपेरिमेंट, आगे बढ़ाऊं, चले आगे अपने, चलते हैं फिर आगे, इसी में स्लाइड जोड़ देते हैं अपने, ये लो जी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन आपको मैं लिखवा चुका हूं, दोबारा देने की हमें इसको आवश्यकता नहीं है। अभी हम चल रहे हैं इसके प्रयोग के ऊपर, कौन सा करना है अपने को, क्या हो गया टाइमिंग का, बोर हो रहे हो क्या, काफी हो गया, टाइमिंग पूछ रहा था, आप क्या पूछ रहे थे बेटा, टाइम पूछ रहे, ईमानदारी बोला करो यार, कोई पजल करने वाला टॉपिक चल नहीं रहा अपना, ही छोटा सा टॉपिक है, ये फिनिश हो जाएगा, मैं अपने आप ही आपको कर दूंगा, है ना, बोर मत हुआ करो, इसके अंदर आसान कितने प्यार से करवा रहा हूँ, कहीं ऐसी भाषा नहीं मिलेगी आपको, किताब की भाषा तो आप उसको 4 दिन तो आप उसको याद ही नहीं कर सकते आप। मोनो हाइब्रिड के बारे में चल रहा है, तो हमने एक कारक लेना है, हमने यहाँ पे क्या लिया बेटा, हमारा जो कारक था, हमने यहाँ पे कारक ले लिया, पादप की लंबाई ले ली बेटा, आप इसको इस तरीके से करोगे, पादप की लंबाई ली, पादप की लंबाई के अंदर हमको क्या दिखेगा, हमको जनक ए भी दिखाई देगा और जनक बी भी दिखाई देगा बेटा, ये लो जी जनक ए और जनक बी। पादप की लंबाई के लिए कैरेक्टर 2 मिलेंगे, या तो मिलेंगे लंबा पौधा या मिलेगा बौना पौधा, बौना पौधा, अगर लंबा पौधा है तो बोलेंगे कैपिटल टी, अगर स्मॉल है तो बोल देंगे बौना पौधा। तो जनक ए में क्या लोगे बेटा, कैपिटल टी लंबा पादप, और ये कौन सा है, स्मॉल पौधा। ठीक है, दोनों के अंदर आप दोनों कारकों को लेके चलो तो भी ठीक है, एक लेके चलना है तो एक ले लो, तो अपने दोनों को लेके चलेंगे, तो हमारे पास में जब संकरण हुआ तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें प्राप्त हो गई कौन सी पीडी बेटा, F1 पीडी प्राप्त हो गई। ये कौन सी पीडी थी हमारी, हमने बोल दिया जनक पीडी, कौन सी पीडी थी बेटा, जनक पीडी प्राप्त हुई थी हमें, ये लो। अब उसके बाद में कौन प्राप्त हुआ है, F1 पीडी। बताओ यहाँ पे स्वपरागण लिखूं कि परपरागण लिखूं, क्या लिखूं, सुना नहीं मुझे, परपरागण लिख देता हूं यहाँ पे, ये लो, ये पर परागण प्रक्रिया का परिणाम, यहाँ पे पर परागण की प्रक्रिया संपन्न होती है, यहाँ पे बन गया। अभी आगे हम इसको कहां पे लेके जाएंगे, अरे कहां लेके जाएंगे, F2 पीडी में, कहां लेके जाएंगे बेटा, F2 पीडी में। तो चलो कैपिटल टी स्मॉल टी
कैपिटल टी, स्मॉल टी, यही चार कारक है मेरे पास में। सुनो ध्यान से, अब ये क्रॉस करेगा इसके साथ में, क्या बना, क्या पता, क्लियर हुआ। अभी देखो ध्यान से आगे, कैपिटल टी प्राप्त हो गया। अब ये क्रॉस करेगा इसके साथ में, कैपिटल टी, स्मॉल टी प्राप्त हो गया। ये क्रॉस करेगा तीसरे वाले के साथ में, स्मॉल टी, पहले कैपिटल टी आएगा, आना तो पहले स्मॉल टी चाहिए था, लेकिन मैं कैपिटल टी को क्यों लगा रहा हूं, प्रभाविता के नियम के अनुसार प्रभावी कारक अप्रभावी कारक को व्यक्त नहीं होने देता, तो डोमिनेंट है तो आगे रहेगा ये। अब स्मॉल टी के साथ में क्रॉस करेगा तो ये क्या बन गया, ये बन गया। पीडी कौन सी प्राप्त होगी बेटा हमें ये, अरे बेटा कौन सी पीडी प्राप्त हुई, F2PD। यहां किस प्रकार का परागण होगा, पर परागण या स्व परागण, शाबाश, यहाँ पे होगा बेटा स्व परागण की प्रक्रिया यहाँ पे संपन्न होती है। ये लो मित्रों स्व परागण। तो क्वेश्चन आ गया, F1PD जब भी प्राप्त होगी पर परागण के द्वारा प्राप्त होगी, और F2PD जब भी प्राप्त होगी स्व परागण के द्वारा प्राप्त होगी। ये चीजें फिक्स दिमाग में रख लेना। कन्फर्म हुआ बेटा, समझ में आ गया। आप थोड़ा सा मेरे को इसके बारे में बताओगे कि ये जो पौधा हमें प्राप्त हुआ है ये शुद्ध लंबा है कि शुद्ध बौना है, हमने लिख दिया शुद्ध लंबा पादप। और ये पौधा कैसा है, इसको बोल दूंगा मैं शुद्ध बौना पादप। ये पादप कैसे है, क्या बोलूंगा मैं, संकर लंबे, क्या बोलूंगा, संकर लंबे। ये दोनों क्या है हमारे पास में, संकर लंबे पौधे प्राप्त हो गए। चार युग्मकों में से, चार प्रकार के पादपों में से कितने पौधे लंबे हैं, कितने पौधे लंबे हैं, कितने पौधे बौने हैं, कितने पौधे लंबे हैं, कितने बौने हैं, शुद्ध लंबा कितना है, शुद्ध बौना कितना है, बीच वाले क्या है, संकर लंबे, बीच वाले क्या है, संकर लंबे। क्लियर हुआ। अभी मैं लेके जा रहा हूं इसको चेकर बोर्ड में, कहा लेके जा रहा हूं, चेकर बोर्ड में। अभी सबने उतार दिया ये, कंफर्म बेटा, आपने उतार दिया, हाँ उतारो जल्दी उतारो। ये अपना F1 क्रॉस है, F1 क्या, सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य होने वाला क्रॉस एकल संकर संकरण कहलाता है। हाँ जी, अब चलते हैं अपने, हमारे पास में कारक क्या प्राप्त हुआ है बेटा, हमारे पास में सारे प्राप्त हो गए। F2PD को, अब आता है हेडिंग, F2PD को प्राप्त करने का, F2PD को प्राप्त करने के लिए एक और नई विधि का निर्माण हुआ है, जिसे अपने क्या बोलते हैं बेटा, कहा जाता है चेकर बोर्ड। क्या कहा जाता है बेटा, चेकर बोर्ड कहते हैं। चेकर बोर्ड के प्रतिपादक कौन थे, RC पुन्नेट। कौन थे बेटा इसके खोजकर्ता, RC पुन्नेट, ये इसका खोज करता है। ये लो भूल मत जाना, RC पुन्नेट को चेकर बोर्ड का प्रतिपादक कहा जाता है। प्रश्न आएगा, चेकर बोर्ड का प्रयोग इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, ऑलवेज F2PD का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, भूल मत जाना। F1 के साथ में कोई संबंध नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन F1 से आगे जाएंगे। F1PD जो है F2PD का निर्माण करवाना अपने को, कैसे बनाएंगे चेकर बोर्ड। देखो नर
मादा, साइन है इनके दोनों। वापिस चल रहा हूं मैं। F1 पीडी में हमें क्या प्राप्त हुआ था? कैपिटल डी स्मॉल डी कैपिटल। अगर मैं इसको यू लिखूं तो भी सही है, यदि बेटा मैं इसको यू लिख दूं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैंने दोनों कारक उतार दिए, आप इसमें से एक कारक उतार लो, क्या दिक्कत है बताओ मेरे को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, ऐसा ही है, अरे ऐसा ही पड़ा हुआ है। कैपिटल डी जब कैपिटल डी से क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा? कैपिटल डी स्मॉल डी से क्रॉस करेगा तो क्या लिखूं यहां पे मैं? कैपिटल डी स्मॉल डी। स्मॉल डी जब कैपिटल डी से करेगी तो क्या लिखूं यहां पे मैं? शाबाश। स्मॉल डी जब स्मॉल डी से करेगा तो क्या बन जाएगा? ये क्या है? शुद्ध लंबा। ये क्या है? शुद्ध बौना। और ये दो क्या है? संकर लंबे पादप। अनुपात, रेशियो लिखे, क्या करते, राशन लिख दिया, रेशियो लिखेंगे किसका? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? समलक्षणी अनुपात, समलक्षणी अनुपात। समलक्षणी अनुपात का मतलब क्या था? बाह्यतम अकारिकीय पादपों के लक्षण देखने हैं, सिर्फ बाह्यतम लक्षण देखने अपने को, बाहर से अंदर नहीं घुसना, बाहर से देखेंगे। कितने पौधे लंबे हैं भाई? अरे कितने पौधे लंबे हैं? 3 पौधे हैं, तो क्या अनुपात आएगा? 3:1। एकल संकरण प्रक्रिया का समलक्षणी या फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप क्या होता है? 3:1 होता है। अब बताओ मेरे को इनके जीनों के हिसाब से, सम जीनी अनुपात, जीनोटाइप, जीनोटाइप बताओगे क्या अनुपात आएगा? आएगा 1:2:1। लगा पता? एकल संकर संकरण प्रयोग अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। लिखो इसका निष्कर्ष, क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष क्या निकालोगे इसके अंदर? समझ में उतार दिया? निष्कर्ष लिखेंगे अपने इसका, कंक्लूजन क्या लिखेंगे? लिखेंगे मेंडल का एकल संकर संकरण प्रयोग, एकल संकर संकरण प्रयोग पूर्णतः मेंडल के प्रथम नियम, पूर्णतः मेंडल के प्रथम नियम, मेंडल के प्रथम नियम, मेंडल के प्रथम नियम प्रभाविता के नियम पर आधारित होता है। ये लो जी, अब नियम भी आगे इसके अंदर ही, प्रभाविता का नियम, ये मेंडल का प्रथम नियम दिया गया। इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। क्या बोलेंगे? प्रभाविता का नियम। अब प्रभाविता के नियम की परिभाषा सुन लो। प्रभाविता का नियम ये क्या कहता है? सेम परिभाषा एकल संकर संकरण वाली, कि मेंडल के अनुसार एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाने पर F1 पीढ़ी में संकर संतति प्राप्त होती है, जिसमें
प्रभावी कारक अप्रभावी कारक को प्रकट नहीं होने देता। इसे क्या बोलेंगे? प्रभाविता का नियम कहेंगे। पीछे चलूं थोड़ा सा मैं ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई है, ये कैसी पीढ़ी प्राप्त हुई है बेटा? संकर संतति प्राप्त हुई है। ये बात ध्यान देना। F1 पीढ़ी में हमेशा अपने को क्या प्राप्त होता है? संकर संतति प्राप्त होती है, हाइब्रिड संतति मिलती है। F1 पीढ़ी से पहले क्या थे? ये अपने आप में शुद्ध था, ये अपने आप में शुद्ध था या नहीं? अरे था क्या? जब यहां मिलेंगे दोनों क्या हो जाएंगे? हाइब्रिड। यहां चलेगा इनके अंदर संकरण बेटा, यहां से आगे अपनी F2 पीढ़ी प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए नया टॉपिक टाइम है। चलो बेटा, उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। पढ़ाया जा रहा है ये टॉपिक आपकी आगामी कक्षाओं के अंदर आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगा। मिलता हूं कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद।